हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के अंतर्गत आज केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इस चैनल का उद्देश्य कॉम्पिटिशन क्लासेस, टीजीटी, पीजीटी, एटीग्रेड, नीट और जेईई की तैयारी, आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये डेली क्लासेस शुरू किया है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। दोस्तों, शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा आज का ये पहला वीडियो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही विदित है, परमाणु संरचना। हमारे परमाणु की संरचना किस तरह की होती है, कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए। उन्हीं मतों के अनुसार किसी ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, तो किसी ने कहा विभाज्य है, तो विभाजित है तो किन किन कणों से मिलकर बना है, उन कणों की क्या फीचर्स हैं, उनकी स्पेशलाइजेशंस क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। उन्हीं में से जो प्रश्न हमारे एग्जामों में बनते हैं, जो बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रेंड्स, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये अभी एक क्वेश्चन है जो परमाणु संरचना से संबंधित है। आइए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये 20 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन। मित्र, पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। पहला प्रश्न है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, दोस्तों, ये अनुपात हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। प्रोटॉन का अनुपात हमें मालूम है, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है 1837 अनुपात 1 प्राप्त होता है। हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है? 1837/1। ये हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। दोस्तों, जब हमसे अनुपात पूछा जाता है, वहां पर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ जो मिलता है वो इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है, 1837/1, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। अथवा 1 से जब इसको कैंसिल करते हैं तो ओनली 1837 आता है, इसीलिए अनुपात में केवल 1837 लिखा हुआ भी मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पूरा पूछा गया तो यहाँ पर पूरी बात लिखते हैं, 1837 अनुपात 1। कहीं कहीं पर इसमें 1837 ना लिखकर 1800 लिखा गया है और कहीं कहीं पर 1.8 × 10⁻³ भी लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज ना हो, ये सभी बातें का जो एक ही मतलब है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं मित्र। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन है, प्रोटॉन है, उसके पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है प्रोटॉन। उन 4 ऑप्शंस में एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन रहता है, आयनित हाइड्रोजन। आयनित हाइड्रोजन परमाणु। प्रोटॉन वास्तव में है क्या? आयनित हाइड्रोजन परमाणु है। इसको हम H पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता चलेगा आयनित या आयनीकृत कुछ भी लिख सकते हैं। हम आयनित लिखें अथवा आयनीकृत लिखें, बात एक ही है, हाइड्रोजन परमाणु H पॉजिटिव। क्या है ये? प्रोटॉन। ये क्या है मित्र? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, आईआईटी जेईई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से लेवल धीरे धीरे अपग्रेड होता हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज
न्यूट्रॉन की खोज देर से हुई, देर से हुई। दोस्तों हमें मालूम है कि जब हमने प्रोटॉन वो परमाणु पढ़ रहे थे तो परमाणु के पार्ट्स पढ़े तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, बट न्यूट्रॉन की खोज बहुत दिनों के बाद हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है? आवेश रहित है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है। आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। यही कारण है कि न्यूट्रॉन की खोज मित्र बहुत दिनों के बाद यानी सबसे बाद में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4। लिखा है एनोड किरणों की खोज किसने की? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ जाइए तो बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज दिक्कत होती है। एनोड किरणों की खोज के बारे में पूछा गया। एनोड किरणों की खोज किसने की? एनोड किरणों में था क्या? एनोड किरणों में पॉजिट्रॉन थे, प्रोटॉन से दिखाते थे। तो एनोड किरणें किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। और प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसके द्वारा? एक डिस्चार्ज ट्यूब में उच्च विभव पर जब कैथोड से हमने करंट बढ़ाया था तब जाकर के वहां पर जो हमें एनोड किरणें प्राप्त हुई। एनोड किरणों को पार्टिकल्स के रूप में प्रोटॉन कहा गया। ऐसा किसने किया? गोल्डस्टीन ने। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एनोड की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। ठीक है मित्र, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कैथोड किरणें बनी होती हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैथोड रेस। कैथोड किरणें, इंग्लिश मीडियम वाले इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, हिंदी में उन्होंने सारा पढ़ा होगा। वो बात अलग है कि फिर भी ये लोग बोले कि हमें इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भाषा हिंदी है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यूपी में रहते हैं और यूपी ऐसा प्रदेश है जहाँ इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये अतिशयोक्ति नहीं है कि हमें हिंदी नहीं आती, हिंदी सबको आती है। कैथोड किरणें लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, कैथोड किरणें बनी है। दोस्तों ये हमसे पूछा गया है कैथोड किरणें बनी है, तो कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी है? कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से मिलकर कैथोड किरणें बनी है, जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं मित्र। फ्रेंड प्रश्न संख्या 6 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन से नाभिक की औसत दूरी पूछी है। इसमें पूछा गया परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी। मित्र परमाणु तो ये होता है लेकिन नाभिक बहुत छोटा होता है। ये मैंने नाभिक बहुत बड़ा बना दिया है, इतने बड़े परमाणु में तो नाभिक दिखाई भी नहीं देता। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं हमें तुरंत इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमने एक चीज डिनोट की होगी कि इतना सा जो एरिया है ये जो यही तो है नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, यही तो होगी ना। ये क्या है? ये नाभिक की त्रिज्या है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखते हैं। लिखा एक कक्षक में गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? एक
कक्षक में गतिज ऊर्जा, एक कक्षक में गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा बराबर है। अब हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। कोई भी परमाणु के नाभिक के बाहर सेल होते हैं, सेल में सब सेल sp-df होते हैं और sp-df सेल्स में बहुत सारे सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम कक्षक कहते हैं। इन कक्षकों में गतिज ऊर्जाएं पाई जाती हैं। उन गतिज ऊर्जाएं कितनी होती है, इसकी मात्रा, तो गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। कितनी होती है? स्थितिज ऊर्जा की आधी, स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास लिखा है किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु में 17 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश कितना हो? तो आवेश है, लो इतना कठिन क्वेश्चन हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि मैं कुछ चक्कर में पढ़। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है किसी परमाणु में, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। बट यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ज्यादा है। तो इसका मतलब उस पर उपस्थित ऋणावेश कितना हो गया? एक। कितना आवेश है? एक। ठीक है मित्र, अब चलते हैं। ऋणावेश है तो माइनस लगा दीजिए, ऋण आवेश -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। तत्व का, कोई भी तत्व इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या निरूपित करता है मालूम है आपको? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है कि प्रोटॉनों की संख्या, पी पर प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने लिखा हुआ है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लिखा है 19, पोटेशियम 40, फिर माइनस लगाया बाहर, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। दोस्तों जब हम इस सवाल को पढ़ेंगे तो 19 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 और एक नेगेटिव चार्ज है तो 19 और 1 20। प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है? 20। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अक्रिय गैसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है अक्रिय अक्रिय गैसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जानते हैं अक्रिय गैसें होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 P6। P6 में अगर हम जाकर देखें इसमें 8, तो क्या होता है कि
इसमें एस में एक कक्षक होगा और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पी कक्ष पी सब सेल में 3 कक्षक होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि 6। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। कोई भी तो अयुग्मित नहीं है, सभी युग्मित हैं। हमसे अयुग्मित पूछा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा परमाणु क्रमांक 17 है, संयोजी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक कितने हैं? लिखा है परमाणु क्रमांक 12 है, तो परमाणु क्रमांक 12 नहीं 17 है, तो संयोजी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षा कितने हैं? दोस्तों ये 17 परमाणु क्रमांक है। 17 परमाणु क्रमांक इसका क्लोरीन का होता है। ठीक है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 4 6 6 2 4 2 2 4 6 10 12 5 17। ठीक है, इसमें पूछा युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कितने कक्षक हैं? तो ये पहली सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, तीसरी सेल हो गई, तीसरी कोष संयोजी कोष यही तो होगी ना, ए ये एल ये एम कोष में। ठीक है, इसमें लगाए एक ये भी युग्मित और पी वाले 3 हैं वो भी तो लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कितने कक्षक हैं? 1 2 और 3। ये अयुग्मित है, इसको नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है परमाणु क्रमांक नहीं हाइड्राइड आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा पूछा गया। हाइड्राइड यानी कि H निगेटिव सम इलेक्ट्रॉनिक है और साथ में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिथियम हीलियम बेरिलियम। लिथियम हीलियम हीलियम प्लस बेरिलियम। अब हमें बताना है 4 में से कौन सा तत्व ऐसा है स्पीशीज जो H निगेटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमें मालूम है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और उस पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके पास कितने हो गए? 2। यहां पर देखें लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी जाती है? 2 एक रह जाती है। ठीक है, और बेरिलियम के पास कितने? 4। कितनी होती है? 4। तो यहां पर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा हीलियम। कौन सा? हीलियम, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। 14 में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 10⁻⁻⁻19 है। तो
लिथियम पॉजिटिव पर मुक्त आवेश, आवेश कितना है, फ्री आवेश कितना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है और लिथियम का आवेश प्लस है, तो 1.6 यहाँ प्लस लगाओ, 1.6 10 टू द पावर -90 जो भी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें मित्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन लिखा है OH निगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। OH निगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। O का परमाणु क्रमांक 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इस तरह से प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 9। ठीक है, इसके हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो 8 + 1 + 1 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन संख्या, 10। न्यूट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन में 8 होती है और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 8। ठीक है, इस तरह से हमने OH निगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त कर ली। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कार्बन और सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान, कार्बन और सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान 12 और 28 है, तो इनके न्यूट्रॉनों का अनुपात क्या होगा। तो न्यूट्रॉनों का अनुपात पूछा है। हमें मालूम है कि परमाणु द्रव्यमान 12 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन का 612 होता है, ये 14Si28 होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस करने पर कितने आ गए, 6, और यहाँ पर माइनस करने पर न्यूट्रॉन कितने आ गए, 14। हमारे पास कार्बन और इसके परमाणु क्रमांक को वो न्यूट्रॉनों का अनुपात पूछा है, 6/14, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, अनुपात हो गया 3:7। कितना है, 3:7। हमें जो अनुपात मिला है वही वो अनुपात है 3:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ट्राइटियम के नाभिक में क्या क्या होता है। ट्राइटियम के नाभिक में है, नाभिक में क्या क्या होता है। ट्राइटियम का नाभिक होता है, उसमें क्या होता है 1H3 लिखते हैं। इसमें एक तो प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो संयोजकता कितनी होगी। तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन लिखा है, तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो संयोजकता पूछिए। क्या पूछिए, संयोजकता। दोस्तों 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन संख्या जाहिर सी बात है 9 होगी। कॉन्फ़िगरेशन में 2:7 आएगा। जब 7 आएगा तो 7 की कितनी होती है, -1। कितनी संयोजकता होती है, -1। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है। लिखा है क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन
फ्लोरीन में अंतर प्रदर्शित होता है। अंतर प्रदर्शित किसके द्वारा अंतर प्रदर्शित है? यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, किसके द्वारा प्रदर्शित है? इलेक्ट्रॉन द्वारा। इलेक्ट्रॉन, ठीक है मित्रों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः बना होता है। परमाणु का द्रव्यमान बनता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन प्लस। तो दोस्तों आज हमारी वीडियोस के ये 20 क्वेश्चंस थे। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब इसके बाद में इसकी अगली क्लास जो होगी वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स, और उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिए हुए हैं, करीब 20 क्वेश्चन का संकलन है, वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।